सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार में मैं पूजा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर आरबीएससी का मॉडल पेपर इतिहास विषय का। देखिए, ये जो मॉडल पेपर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि उत्तर कैसे लिखना होता है, कहाँ उत्तर में कौन सी चीज़ों को हमें जो है हाईलाइट करना होता है, किस प्रकार से उसको एक प्रेजेंटेशन देनी होती है कि आप जो है और अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। तो जो हमारा मॉडल पेपर है उसको शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी ये हमारा जो है मार्किंग स्कीम रहती है। 80 मार्क्स का हमारा पेपर है। उसमें जो है आपके एमसीक्यू 12 प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। वेरी शॉर्ट अति लघुरात्मक जो है 17 प्रश्न होंगे 1 मार्क्स के। लघुरात्मक जो है 13 प्रश्न होंगे 2 मार्क्स के। दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न होंगे, एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा। और निबंधात्मक में से 2 प्रश्न तो आपके वैसे होंगे और एक जो है मैप वाला प्रश्न होगा। देखिए, इतिहास में मैप भी बहुत महत्वपूर्ण है। जगह दी हुई आएगी और उसको आपको जो है मैप पे चिन्हित करना है। तो ये जो है 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का ईच और 5 मार्क्स का आपका मैप का जो है पोर्शन रहेगा। तो ये आपका जो है एक तरह से जो क्वेश्चनों की रहेगी मार्क्स, उस हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। ये आपके सारे चैप्टर्स है कि किस चैप्टर का कितना अंक भार रहेगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं और ज़्यादा कि कहाँ से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय कहाँ से आएगा, तो ये सब उस तरह से यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में हमारे जो है वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न रहेंगे, इन्हें देखते हैं हम। पहला जो प्रश्न है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। मतलब हड़प्पा सिंधु घाटी जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, बहुत सारे नामों से हम इस सभ्यता को जानते हैं। लगभग 2500 साल पहले ये सभ्यता अस्तित्व में थी। बहुत सारी यहाँ से पुरातात्विक चीज़ें मिली है और लिपि तो क्योंकि पढ़ी नहीं गई है, तो हम अभी इसके लिपि के आधार पे कुछ अध्ययन नहीं कर पाते। तो पुरावस्तुएं हैं, उसमें सबसे जो है विशिष्ट कौन सी है आपको यहाँ पे ये बताना है। क्या वो हड़प्पाई मोहर है, लोथल का गोदीवाड़ा है, विशाल स्नानागार है, अवतल चक्कियाँ हैं। तो विशिष्ट पुरावस्तु जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है वो कौन सी है, यहाँ पे हड़प्पाई मोहर जो है सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि लोथल का गोदीवाड़ा है लोथल में, जहाँ से डॉकयार्ड, जहाँ से हमें पता चलता है कि व्यापार होता था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की विशेषता है, अवतल चक्कियाँ भी मिली है, लेकिन सबसे विशिष्ट पुरावस्तु की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दूसरा है कि किस व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि को पढ़ने का सफल प्रयास किया। यानी अशोक के जो अभिलेख है, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, उनको, उसमें जो लिपि लिखी हुई है, जो खरोष्टी है, अरमाइक है, ब्राह्मी है, यूनानी है, उन लिपियों को पढ़ने का सबसे पहले सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप या रॉबर्ट जो है ब्रुशफर्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। इनको जाना था कि यहाँ इन अभिलेखों में जो देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदसी, ये जो नाम आ रखा है, ये किसके लिए आ रखा है, अशोक के लिए आ रखा है। तो जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जिन्होंने सफलतापूर्वक अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम नाटक के रचनाकार थे, मतलब किसने इस नाटक को लिखा है। शूद्रक, विशाखादत्त, कालिदास या बहुभूति। तो मृच्छकटिकम जो ये नाटक है, ये नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, शूद्रक माने जाते हैं। विशाखादत्त के तो नाटक का नाम क्या था, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ मृच्छकटिकम है तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और कालिदास तो आप जानते हैं भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम। तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उनके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में यहाँ पे दरबारी कवि थे। तो कालिदास तो अलग हो जाते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शूद्रक। अगला प्रश्न देखिए, हजारा मंदिर निम्न में से किस साम्राज्य की स्थापत्य का उदाहरण है। आपको मंदिर दे रखा है और आपको ये पूछ लिया है कि कौन से साम्राज्य से ये जो है मंदिर बिलोंग करता है, मौर्य, विजयनगर, बहमनी या पल्लव। हजारा मंदिर की बात करें या आ जाता है यहाँ पे विट्ठल स्वामी मंदिर। तो ये सारे जो मंदिर हैं ये कौन से साम्राज्य के स्थापत्य के उदाहरण हैं। तो ये सारे जो है विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के उदाहरण हैं। वही विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी।
और यहाँ पे जो है सबसे पहले संगम वंश आता है, फिर तुल्लभ वंश, शुल्लभ वंश और फिर जो है कौन सा वंश आता है, अरविंदो वंश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विजयनगर हजारा स्वामी जो ये मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, आईने ए अकबरी का लेखक किस सम्राट का दरबारी था? आपसे लेखक का नाम नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि वो जो लेखक था वो किस सम्राट के दरबार में रहता था, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो आईने अकबरी यहाँ पे या ये आ जाता कि अकबरनामा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अकबरनामा के ही कितने पार्ट से, 3 पार्ट से। इसका पहला जो पार्ट है वो किसके बारे में हमें विवरण देता है, बाबर के बारे में। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हुमायूं के बारे में हमें जानकारी देता है, और इसका जो तीसरा पार्ट है उसी का नाम क्या है, आईने ए अकबरी, जो अकबर के काल का इतिहास हमें बताता है। और आईने ए अकबरी या अकबरनामा के लेखक का नाम क्या है, अबुल फजल। क्या नाम है, अबुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। तो यहाँ पे किस सम्राट का पूछा है, तो सम्राट में यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, अकबर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये ग्लास फल यानी चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, अवध विलय के समय ये कथन किसका है? मतलब ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड इरविन? किसके द्वारा ये कथन अवध के विलय के बारे में दिया हुआ है? देखिए डलहौजी को हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए रेल लाइन हो गया, तार लाइन, डाक विभाग जो है, या ये टेलीग्राफ लाइन, ये सारी जो मॉडर्न व्यवस्थाएं है ना, ये डलहौजी के काल में ही निर्मित हुई। पहली रेल चलना हुआ, ये सब कुछ। तो इसको लेकर हालांकि डलहौजी के सारे कार्य अपने औपनिवेशिक हितों से परिपूर्ण थे, लेकिन फिर भी उस संदर्भ में क्योंकि बहुत सारे कार्य डलहौजी द्वारा भारत में करवाए गए, तो आधुनिक भारत का पिता इनको कह दिया जाता है। डलहौजी द्वारा हड़प नीति या गोद निषेध नीति भी लाई गई थी, और अवध के बारे में ये कथन डलहौजी ने ही कहा था। 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था। किस आधार पे? कुशासन का आरोप लगा के, कि अवध के जो समय शासक थे वो शासन सही से नहीं चला पा रहे, तो वहाँ पे कुशासन का आरोप लगा के अवध का विलय कर लिया जाता है 1856 में। तो ये कथन किसका हो जाएगा, डलहौजी का हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। विलियम बेंटिक भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय, और लॉर्ड इरविन तो बाद में आते हैं जब गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए, कब स्टार्ट हुए? देखिए 1919, 20, 1909 में या 1935 में? तो हम जानते हैं कि चेम्सफोर्ड कौन थे, ये भारत के वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू कौन थे, ये राज्य सचिव थे। तो इनके द्वारा जो रिफॉर्म लाए गए, कब लाए गए थे? 1919 में। इन्हें 1919 का सुधार एक्ट भी कहते हैं। तो इन्हीं को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाने जाते। तो ये कब लागू हुए थे? 1919 में। और इन्हीं की समीक्षा करने के लिए, ये जो सुधार हुए थे इन्हीं की समीक्षा करने के लिए 1927 में आगे किसका गठन किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो भारत कब आया था? 1928 में आया था। और फिर इसका विरोध हुआ था, इसके लिए नारे लगे थे, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ये सारे प्रश्न ना आपके एग्जाम के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना, ये सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इतिहास आजकल हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उभर के सामने आ रहा है। ये सारे प्रश्न आपको लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी मिलते हैं। तो यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, साइमन कमीशन, ये थोड़ा याद रखना आपको। 1919 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अलवार संत किसकी उपासना या प्रार्थना पर बल देते थे? वरा की, विष्णु की, शिव की या शक्ति पूजा की? तो 2 चीज़ें याद रखिए, एक होते अलवार संत और एक होते नयनार संत। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो दक्षिण में हुई। किसके द्वारा की गई? नयनार और अलवार संतों के द्वारा की गई, और उसके बाद ही उत्तर भारत में पहुंचा था भक्ति आंदोलन। तो नयनार जो थे ना, ये किसके उपासक थे? शिव के। और अलवार जो थे ये किसके उपासक थे? ये विष्णु के उपासक थे। और हमसे यही पूछा है कि अलवार किसकी उपासना पे बल देते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तालीकोटा या राक्षसी ताड़ंगी के युद्ध में किस राजवंश का अंत हुआ? कौन सा राजवंश इस युद्ध के पश्चात खत्म हो गया? अहमदनगर, विजयनगर, बीजापुर या गोलकोंडा? तो राक्षसी ताड़ंगी या तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में। किसके बीच में? एक तरफ तो था विजयनगर और दूसरी तरफ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा।
तीनों ने संयुक्त रूप से विजयनगर और इनके बीच में युद्ध हुआ था। और विजयनगर का शासक कौन था, तो ये भी आपको याद रखना, राम राय। विजयनगर का शासक कौन था इस युद्ध के समय, राम राय। और यहाँ पे विजयनगर का एक तरह से जो ये पूरा साम्राज्य था इसका अंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विजयनगर की हार हो जाती है। तो यही पूछा है हमें किस राजवंश का अंत होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विजयनगर, है ना। हम्पी इसकी राजधानी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से दक्षिण में ये साम्राज्य उभर के सामने आता है जब मुगल वंश का जो शासक होता है, कौन होता है, मुगल वंश नहीं, हम कह सकते हैं तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय बहमनी और विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? फरवरी 1916 में, मतलब कब हुई थी? जनवरी 1916 में, मार्च में या जनवरी 1916 में? कहाँ पे जो है पहली बार गांधी सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए थे? तो गांधी सार्वजनिक रूप से पहली बार फरवरी 1916 में उपस्थित हुए थे। बनारस कॉलेज जो था उसका इनॉग्रेशन था, तो वहाँ पे गांधी पहली बार गए थे। तो यही पूछा है सार्वजनिक उपस्थिति, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है यहाँ पे स्थायी पूछा है, अगर अस्थायी पूछते तो यहाँ पे हमारा आंसर अलग हो जाता। स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था संविधान सभा का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्योंकि पहली बार ही बैठे थे संविधान सभा के सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ था, है ना। तो यहाँ पे कोई परमानेंट अध्यक्ष पहली बार बना नहीं, तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो पहली बार मीटिंग हुई किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो अगर पूछ लेते अस्थायी अध्यक्ष तो आपका आंसर होता सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी पूछा है तो जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू संघ समिति और ये जो सारी समितियाँ थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार संबंधी जो समितियाँ थी उनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? BR अम्बेडकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, BN राव द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा लाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे भारतीय संविधान में किस रूप में अपनाया जाता है? प्रस्तावना के रूप में, प्रेम्बल के रूप में अपनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो है कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान आएंगे, तो वो देख लेते हैं हम। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, उनका नाम बताना है आपको, ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। मतलब कौन से अधिकारी थे? और ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां किसकी अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? अशोक के अभिलेखों में। तो अधिकारी कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पे जो है जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर हो जाएगा 1837। अगला देखिए, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के किन पंथियों से है? तो कबीर ग्रंथावली, कबीर जो एक निर्गुण भक्ति के बहुत ही महत्वपूर्ण संत रहे, तो कबीर का जो संबंध है राजस्थान के कबीर पंथियों से है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कबीर पंथियों से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत सन कौन सी ईस्वी में हुई? मतलब पहली बार रेलवे भारत में कब शुरू हुआ? तो हम जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है? 16 अप्रैल 1853 को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1853। पूरी डेट पूछते तो 16 अप्रैल 1853 को। और कहाँ से कहाँ तक चली पहली रेलवे? तो ये जो है बॉम्बे से लेके थाने के बीच में पहली जो है रेलवे चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी के काल में ये सारे कार्य हुए थे। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन सी ईस्वी में लौटे थे? मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका का प्रवास समाप्त करके भारत कब लौटे थे? तो हम सब जानते हैं भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1915। और इसीलिए हर साल 9 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से कहाँ लौटे थे? भारत पुनः लौटे थे। और लौटने के बाद साबरमती में अपने आश्रम की स्थापना की। फिर अपने गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे भारत का एक तरह से भ्रमण किया। और उसके बाद 1917 से अपने प्रारंभिक प्रयोग स्टार्ट किए। कहाँ से? चंपारण से, फिर खेड़ा और अहमदाबाद से। तो यहाँ पे 1915। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत ईस्वी में हुई। कौन से ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू होता है? तो हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है
सब रॉलेट एक्ट आता है, फिर गांधी रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने की बात करते हैं, लेकिन उसी के बीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था जो मुस्लिम वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक संधि हुई थी। तो मुस्लिम वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, और खिलाफत आंदोलन का ही आगे विलय गांधी द्वारा किस आंदोलन में कर लिया गया? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920 में चला, ठीक है, और इसमें जो है खिलाफत आंदोलन आगे मर्ज हो गया। और चोरा चोरी की घटना जब हुई 5 फरवरी 1922 को, तो ये असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया और 12 फरवरी को इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब जो है उन प्रश्नों पे बात करेंगे जिनका उत्तर आपको सिर्फ एक शब्द में अथवा एक पंक्ति में देना होता है। पहला क्वेश्चन है कि आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? आप जो स्विमिंग पूल देखते हो तो आपको हड़प्पा सभ्यता की ऐसी कौन सी चीज़ याद आती है, ये आपको बताना है। तो अगर आपको याद हो कि हमने एक पढ़ा था जो मोहनजोदड़ो एक नगर है, मोहनजोदड़ो में हमें मिला था विशाल स्नानागार। इस विशाल स्नानागार में क्या था कि विशाल स्नानागार एक बहुत ही बड़ी संरचना थी जिसमें उत्तर और दक्षिण से इस तरह आने के लिए सीढ़ियाँ थी, और ये पूरा एक स्नानागार था। यहाँ पे किसकी चिनाई की गई थी? जिप्सम की चिनाई की गई थी, ताकि जो है पानी लीक ना हो। और कुआं था यहाँ पे, जिससे एक यहाँ पे होल था जिससे पानी अंदर भरा जाता था यहाँ पे, और यहाँ पे एक दूसरा होल था जिससे पानी बाहर निकाला जाता था। और यहाँ पे आसपास इस तरह से कमरे बने थे। आजकल तो हम स्विमिंग पूल में उन्हें चेंजिंग रूम कहते हैं, लेकिन हो सकता है उस समय ये जो विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला, और ये इतनी विशाल संरचना जो थी, ये हो सकता है किसी अनुष्ठानिक या धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती हो। तो इस तरह का ये जो स्नानागार है ये हमें याद दिलाता है आज के जब हम स्विमिंग पूल देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा? विशाल स्नानागार या जलाशय, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मौर्य वंश की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो कौन कौन से स्रोत है उनके नाम लिखने हैं। तो मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद की हत्या करके की जाती है कौटिल्य की सहायता से, तो उसकी जानकारी के स्रोत आपको मिलेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, इस पुस्तक के द्वारा। मेगस्थनीज की जो इंडिका लिखी हुई है, मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, तो उसने इंडिका लिखी थी, वहाँ से भी हम जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे पास है ही कौन से? अशोक के शिलालेख, जिनको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, जो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, इन सब लिपियों में अलग अलग जगह पे मिले हैं। तो ये सारे जो है मौर्य वंश की जानकारी के हमें अलग अलग स्रोत प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था? आपको नाम ही बताना है केवल, क्योंकि एक ही वर्ड में हमें आंसर देना है। 1919 में महाभारत का ये संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? वी.एस. सुकथंकर। तो ये तो बस आपको नाम याद करना है कि किसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? मतलब आप बहिर्विवाह पद्धति से क्या जानते हैं? तो थोड़ा सा तो इसको नाम को ही देख लो। बहिर्विवाह पद्धति यानी जो विवाह होते हैं वो अपने ही गोत्र में होते हैं। गोत्र से बाहर विवाह करना जो है सही नहीं माना जाता, तो अपने गोत्र के बाहर विवाह करना, इसी पद्धति को आरंभिक समाज में क्या कहा गया? बहिर्विवाह पद्धति कहा गया। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की आरंभिक समाज की जो पद्धति थी वही क्या कहलाती थी? बहिर्विवाह पद्धति कहलाती थी। उसके पश्चात देखिए अगला प्रश्न, अरबी में रचित अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। आपको बस कृति का नाम बताना है, किसके द्वारा? अल बिरूनी के द्वारा जो कृति लिखी गई है अरबी भाषा में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद, या इसी का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद अथवा भारत की खोज। बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है भारत की जलवायु के बारे में, भारत के पेड़ पौधों के बारे में, भारत की कैसी दशाएं हैं, उन सब के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति अगर भारत को जानना है किसकी है? अल बिरूनी की किताब उल हिंद, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार किसको अपना इष्ट मानते थे? मतलब आलवार जो है किसको अपना एक तरह से इष्ट देवता मानते थे जो भक्ति आंदोलन हुआ? तो हमने पढ़ा था आलवार, और दूसरे कौन से संत थे? नयनार। आलवार या इन्हें जो है अलवार भी कहते हैं, अलवार नयनार। तो अलवार तो किसके उपासक थे? विष्णु के, और नयनार किसके उपासक थे? शैव के। तो अलवार पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु को जो है अपना इष्ट मानते थे। उसके बाद अगला देखिए, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किससे कहते हैं? क्या समझते हैं आप गोपुरम से, जो मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में आता है? तो मंदिर स्थापत्य की कितनी हमने शैलियाँ देखी। एक तो होती है नागर शैली।
जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तर भारत के जो मंदिर बने वो कौन सी शैली से बने, नागर शैली से। दूसरा आपको मिलेगी एक जो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मंदिर स्थापत्य में आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जब आप दक्षिण भारत के मंदिरों का भ्रमण करोगे या देखोगे। और इन दोनों का संयुक्त तत्व जो मिला के जो शैली मंदिर निर्माण की आती है उसे क्या कहते हैं, बेसर शैली। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, मध्य भारत में जो है देखने को मिलेगी। तो गोपुरम जो है ना, ये किसकी विशेषता होते हैं, ये द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं इसकी विशेषता होते हैं गोपुरम। गोपुरम का मतलब होता है भव्य प्रवेश द्वार। इतने भव्य प्रवेश द्वार होते हैं दक्षिण के मंदिरों को, अगर आप देखोगे कि उन प्रवेश द्वारों के पीछे वो मंदिर तक छुप जाता है, बहुत विशाल जो गोपुरम होते हैं। और गोपुरम से लेके अंदर गर्भगृह तक जाने के लिए बीच में वो जो रास्ता होता है उसे कहते हैं अंतराल। तो ये सब मंदिर निर्माण की विशेषता होती है, अलग अलग तरह से, उत्तर भारत में अलग होते हैं, दक्षिण में अलग। हमें गोपुरम पूछा है तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदिर प्रवेश द्वार। और पांड्य राजाओं के संरक्षण में बनाए गए थे, भव्य प्रवेश द्वार होते हैं। और दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली की स्थापत्य का एक तरह से ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने 1563 व 64 में कौन से करों को समाप्त कर दिया, कौन से सुधार किए गए अकबर के द्वारा, आपसे ये पूछा है 1563 में और 1564 में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अकबर जो है 1562 में अकबर का विवाह होता है कछवा वंश की राजकुमारी हरकाबाई के साथ, जो पहला मुगल राजपूत विवाह होता है। और 1562 में ही अकबर जो है एक प्रकार से किसको समाप्त कर देता है, दास प्रथा को समाप्त कर देता है। उसके बाद 1563 में ये तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था, जो हिंदू तीर्थ यात्रा करते थे, उस टैक्स को हटा देगा। और 1564 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टैक्स था, जजिया कर या जजिया टैक्स, जो किस पे लगता था, गैर मुस्लिमों पे, तो उस टैक्स को भी ये हटा देगा। हमसे 62 नहीं पूछा है, केवल 2 ही ये पूछे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीर्थ यात्रा कर 1563 का और जजिया कर 1564 का। देखिए प्रश्न ये भी आ सकता है कि जजिया कर क्या है बताइए, तो ऐसा आ जाए तो आप बताएंगे कि जजिया कर गैर मुस्लिमों पे लगने वाला एक कर था। मुस्लिम शासकों ने जब वो यहाँ पे आए तो 2 ऑप्शन दिए, एक तो कि वो मुस्लिम धर्म में समाज के लोग कन्वर्ट हो जाए, अगर वो नहीं बदल रहे अपना धर्म तो उन्हें जो है कर देना होगा, और वही कर कौन सा था, जजिया कर। तो ये अकबर के द्वारा समाप्त किए गए और बाद में औरंगजेब ने इन्हें जो है पुनः लगा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया। यहाँ पे संपूर्ण जनगणना नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ पूछा है पहला प्रयास कब किया गया। तो पहला प्रयास जनगणना का 1872 में किया गया। क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से होता ना, ध्यान देना कि अखिल भारतीय जनगणना का मतलब पूर्ण रूप से पहला प्रयास कब किया गया, तो वो फिर कब हो जाता, 1882 हो जाता, क्योंकि 1872 में एक बहुत ही छोटे स्तर पे ही प्रयास किया गया था, लेकिन संपूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से पहली जो जनगणना है वो कब की गई, 1882 में। लेकिन प्रयास पहला कब हुआ, 1872 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया, मतलब प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग ने कब इसको शुरू किया, तो ये कब का है, 16 अगस्त 1946। देखिए इससे पहले ना 1946 में ही आता है कौन सा प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने जो है पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने भी, इसके कुछ ऐसे कारण थे कि कांग्रेस ने भी इसको पहले स्वीकार किया लेकिन बाद में कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। अब जो है मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट प्रस्ताव के अस्वीकार हो जाने के बाद 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया और यहाँ से भारत में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे मुस्लिम लीग द्वारा नारा दिया जाता है क्या, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और इसके बाद एकदम सांप्रदायिक दंगों का दौर शुरू हो जाता है और उसी समय माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय के रूप में भारत आएंगे और भारत का विभाजन किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ दंगे थे दूसरी तरफ विभाजन था। तो यहाँ पे जो है विभाजन को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। अगला देखिए प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी। आपको बस बताने हैं कितने प्रांत, उनके नाम नहीं बताने, सिर्फ संख्या बतानी है कि कितने थे। तो 1937 के जो चुनाव हुए ना, उसमें कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी थी, 7 में जो है सरकार बनी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुल 7 प्रांतों में। कौन कौन से थे, जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बम्बई हो गया और संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया। ये वो जो सारा इलाका है जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे, तो वहाँ पे कुल मिला के जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी 7 प्रांतों में। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। नाम पूछा आपको संस्थापक का कि कौन स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। कब की गई थी, 1336 ईस्वी में।
उस समय भारत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है भारत का शासक था। और हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम की एक तरह से याद में संगम वंश यहाँ पे स्थापित किया था। संगम के बाद सुल्लू, तुल्लो और फिर अरविंदो वंश यहाँ पे आएगा और फिर राक्षसी ताड़ंगी का जो युद्ध होगा उसमें विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाएगा 1565 में। तो यहाँ पे जो है 1336। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। मतलब स्वच्छता इतना बड़ा अभियान भी चल रहा है हमारे भारत में, तो कौन सी ऐसी विशेषताएं उस समय की आप देखते हो जो आज भी आपको लगती है रेलेवेंस है उन चीज़ों की, ठीक है, नगर नियोजन के संदर्भ में। तो गंदे पानी को घरों से बाहर निकालने हेतु जो नालियाँ उस समय बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में, एक तो वो, और दूसरे जो विशाल स्नानागार जैसी संरचनाएं हैं वो। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप आराम से कर सकें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ना एक तरह से नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। ये था पश्चिमी, जिसको कहते थे दुर्ग या टीला या गढ़ी, इसके अलग नाम थे। और ये जो था पूर्वी वाला भाग, इसको क्या कहा जाता था? निचला शहर, जहाँ माना जाता है कि आम लोगों की क्या थे? निवास स्थान। प्रत्येक नगर सिंधु घाटी का सभ्यता का इसी तरह से बटा हुआ था। एक हमें एक्सेप्शन मिलता है, अपवाद मिलता है किसका? धोलावीरा का, जो कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। तो पहले तो हर प्रकार के नगर इस प्रकार से 2 भागों में जो है बटे हुए थे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, जो भी नगर था वो नगर जो है इस तरह से उसमें ग्रिड पैटर्न पे, यानी 90 डिग्री समकोण पे काटने वाली क्या बनाई गई थी? इस तरह से सड़कें बनाई गई थी। इसको क्या कहा गया? ग्रिड पैटर्न। तो ये भी कह सकते हैं आज ये भी प्रासंगिक है। इन सड़कों को इसलिए इस तरह बनाया गया कि सपोज़ यहाँ से हवा चले तो ये पूरी सड़क अपने आप, इसका कचरा साफ़ हो जाता था। इस तरह से चलेगी तो ये सड़क साफ़ हो जाएगी, हवा। फिर यहाँ पे इन सड़कों के किनारे क्या बनाई गई थी? यहाँ पे इस तरह से नालियाँ बनाई गई थी और इन नालियों में समय समय पे सफाई हो, इसलिए इन पे क्या बनाए गए थे? यहाँ पे होल बनाए गए थे और इन होलों पे एकदम प्रॉपर इन्हें ढक के रखा जाता था ताकि गंदगी, मच्छर वगैरह ये सब ना फैले। फिर ये जो गंदा पानी था इन नालियों का, ये कहाँ? एक बड़े हौद में जाके यहाँ पे खुल जाता था। और लोगों के जो घर है ना, वो इन नालियों से इस तरह से सटाकर यहाँ पे बनाए जाते थे और लोगों के घरों का भी जो गंदा पानी होता था वो इस नाली में आके जो है यहाँ पे मिल जाता था। और घरों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। क्यों? ताकि मुख्य द्वार अगर सड़क की तरफ होगा तो धूल, कचरा, मिट्टी जो है घरों पे आएगी। तो बहुत स्वच्छता का ध्यान दिया था और इस तरह से एक नगर निर्माण योजना बहुत व्यवस्थित तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बसाई थी। तो वो सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हाँ, स्वच्छता के लिए ये सारी चीज़ें, नालियाँ हो गई, प्रॉपर जो है सड़कें बनाई गई थी, प्रॉपर जो नालियों को ढक के रखा जाता था, अलग अलग जो संरचनाएँ बनाई गई थी, गंदा पानी घरों के बाहर आता था, वो सब आज भी प्रासंगिक हमें देखने को मिलता है स्वच्छता के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय के काल में हुआ? किसने किया और कब किया? 2 चीज़ें आपको बतानी है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये विभाजन किया गया। और इसके विरोध में अगर पूछ ले आंदोलन कौन सा चला, तो आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल विभाजन के विरोध में चला। और बंगाल विभाजन को समाप्त कब कर दिया गया? तो 1911 का जो दिल्ली दरबार लगेगा वहाँ लॉर्ड हार्डिंग ये घोषणा करेंगे कि बंगाल का विभाजन समाप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई? शब्द में ही उत्तर है, जन क्रांति यानी लोगों के द्वारा की गई क्रांति। मतलब एक बड़े स्तर पे सभी वर्गों ने साथ आगे अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार संगठित रूप से क्रांति की थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया? जन क्रांति कहा गया। तो सभी समुदाय, जातियों, श्रमिकों, मजदूरों का अंग्रेजों के विरोध में खड़े होना ये दर्शाता है कि ये वास्तव में क्या थी? एक जन क्रांति थी। इससे पहले भी विद्रोह हुए पर वो संगठित नहीं थे, अलग अलग किसानों ने कर दिए, जनजातियों ने कर दिए, नेतृत्वकर्ता नहीं था, हथियार नहीं थे, आधुनिक अंधविश्वास था। तो पहली बार इतनी बड़ी क्रांति हुई, इसलिए इसे जन क्रांति की संज्ञा दी गई। अगला जो है प्रश्न देखिए, मुगल काल का रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? कौन से भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो किसका है? महाभारत का। अकबर के समय की बात है, रज्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला? यानी नेतृत्व पूछा है, नेतृत्वकर्ता का नाम, और कहाँ के? झांसी के। तो झांसी से तो हम सब जानते, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के नेतृत्व का विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। और विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ये भी याद रखना, विद्रोह का दमन किया था जनरल ह्यूरोस के द्वारा। यहाँ पे विद्रोह का दमन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न देखिए,
अब जो है कौन से प्रश्न है हमारे सामने, लघुत्तरात्मक, यानी वो अति लघुत्तरात्मक थे, ये जो कौन सा है लघुत्तरात्मक। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है यानी 4th नंबर जो है, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। अपने मन से नहीं, आपको कैसे बताना है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है कि कौन से कार्य ब्राह्मण के हैं और कौन से कार्य क्षत्रियों के। तो ब्राह्मणों के कार्य आज वाले वही दान दक्षिणा, वेदों का पढ़ना, वेदों को लोगों को समझाना, है ना, एक तरह से शिक्षा संबंधी कार्य वो ब्राह्मणों का। और क्षत्रियों का कार्य सुरक्षा करना, युद्ध करना, तो ये सारे कार्य किसके मिलते हैं, क्षत्रियों के। ब्राह्मण क्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करना, पठन पाठन करना, यज्ञ वगैरह करना, हवन वगैरह वो सब। क्षत्रिय सुरक्षा, युद्ध करना, शासन का संचालन, राजा किस वर्ग से होता था, क्षत्रिय वर्ग से, तो शासन संचालन, ये सब किसके कार्य हमें देखने को मिलते हैं, क्षत्रियों के। वैश्य आ जाता तो वैश्यों का काम क्या था, व्यापार करना, और शूद्रों का काम क्या था, इन तीनों ऊपर के वर्गों की सेवा करना, साफ सफाई, तो ये सब किसके कार्य थे, जो एक प्रकार से शूद्रों के कार्य थे। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है में गर्भ स्थापत्य की 4 विशेषता बताइए। यानी आपको जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ भारत में नहीं है। एक नियोजित शहरी केंद्र था, ये तो आप सब में लिख सकते हैं। अगर कोई भी हड़प्पा सभ्यता का नगर आ जाए ना, सारे नगर कैसे थे, नगर थे तो नियोजित थे, क्योंकि प्रथम बार नगरीय सभ्यता भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही देखी जाती है। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, सारे ही नगर 2 भागों में विभाजित थे, सिर्फ एकमात्र धोलावीरा अपवाद है जो 3 भागों में थे। तो मोहनजोदड़ो की जगह कोई और भी नगर आ जाता ना, तो आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए। ये वो कॉमन विशेषताएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अगर किसी भी नगर के बारे में पूछी जाए तो ये आप उसमें लिख सकते हैं आंसर में, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। भवन निर्माण ऊंचे चबूतरों पे किया जाता था, मतलब ऊंचा लेके उसको बनाया जाता था। सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति से निर्मित थी, हमने अभी आपको बताया भी था, इस तरह से जो है 90 डिग्री के एंगल पे काटती हुई सड़कें और नालियाँ जो है बनाई जाती थी, बड़े हौद में जाके खुलती थी। 4:2:1 के रेशियो में जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। समान जो मानक थे तोलने के लिए उनका प्रयोग होता था। तो ये सब हर जगह की, हड़प्पा सभ्यता के हर नगर की विशेषता जो है आपको देखने को मिलेगी। इसमें ना आप अगर चाहें तो थोड़ा सा ऐसे बना भी सकते हैं ड्राइंग, अगर आपके पास टाइम हो, इस तरह से बना के दिखा दिया, ये सड़कें बना दी आपने, इस तरह से नालियाँ बना दी। इससे क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपने जो है आंसर के साथ आपने वास्तव में उसको थोड़ा सा बना के बता दिया। रफली बना सकते हैं, ऐसा नहीं है आप पूरा अच्छे से बनाएं। अगला प्रश्न देखिए, मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के प्रमुख कारण लिखिए। भाई मगध एक महाजनपद ही तो था, तो ये एक महाजनपद से आगे एक साम्राज्य के रूप में कैसे उदय हुआ, वो कारण यहाँ आपको बताने हैं। तो देखिए मगध एक तो कहाँ पे स्थित था, मगध जो है ना, मगध का जो साम्राज्य था, इस तरह से 16 महाजनपद उत्तर भारत में हमें देखने को मिलते हैं। ये कब की बात है, 600 ईसा पूर्व की बात है। और इन्हीं महाजनपदों में एक यहाँ पे बिहार वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था, मगध था। तो मगध को ना बहुत सारे और भी फायदे मिल गए। क्या, यहाँ से एक तो गंगा नदी जाती थी, तो एक तरह से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। नदियों के किनारे बसे होने के कारण आवागमन की सुविधा और उपलब्ध हो गई। यहाँ पे हिमालय का तराई वाला क्षेत्र था, तो यहाँ पे जो है जंगलों से हाथियों को पकड़ के अपनी सेना में प्रशिक्षित कर लिया जाता था, तो सेना और मजबूत हो गई। मगध में जो है लोहे की खानें बहुत थी, तो लोहे की खानों के मिलने की वजह से अब लोहे के हथियार बनाए जाने लगे जो और मजबूत होते थे, तो लड़ाई में उन्हें और ज़्यादा फायदा होने लगा। और सबसे अंततः यहाँ पे ऐसे महत्वाकांक्षी शासक हुए जिन्होंने आसपास के महाजनपदों के साथ युद्ध किया, उनको पराजित किया और मगध को एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष करने में क्या दी, सहायता दी। तो ये सारे कारण है। उपजाऊ क्षेत्र, कृषि में वृद्धि, कृषि का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, तो नगरों का उदय हुआ। महत्वाकांक्षी सम्राट थे, लोहे की खदानों के निकट थे, तो लोहे से हथियार बनाए जाने लगे। गंगा और सहायक नदियों से आवागमन सुलभ हो गया। जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, जिससे हाथियों को सेना में भर्ती करके प्रशिक्षित कर लिया जाता था। तो ये सारे कारण हैं जो मगध को एक महाजनपद के रूप में उदय। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से एक भारत का थोड़ा सा मैप बना के यहाँ पे आप मगध को इंडिकेट कर देंगे कि इस तरफ जो है मगध पड़ता है। इससे लगता कुछ नहीं है आपका टाइम, पर एक बहुत अच्छा आपका जो है इंप्रेशन चला जाता है इस तरह से कि आप मगध के बारे में जानते हैं कि कहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? तो जो स्त्री का धन होता है, जो उसे विवाह में या अन्य जो फंक्शंस होते हैं उसमें केवल उसको उपहार स्वरूप मिलता है, वो धन क्या कहलाता है? स्त्री धन। विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का ही स्वामित्व माना जाता है, जिसे किसकी संज्ञा दी जाती है? स्त्री धन की।
क्योंकि पैतृक संपत्ति पे तो किसका अधिकार माना जाता था, पिता से पुत्र को, फिर उसके पुत्र को। तो स्त्री धन क्या, जो विवाह के समय उसे उपहार स्वरूप चीजें मिलती थी। बौद्ध संघ की संचालन पद्धति को आपको स्पष्ट करना है कि बौद्ध संघ की संचालन पद्धति कैसी थी। तो देखिए, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति ना एक तरह से लोकतांत्रिक पद्धति थी, जिसमें कोई भी फैसला कैसे लिया जाता था, सामूहिक रूप से लोगों के मत जाने जाते थे और ज़्यादातर जिन लोगों के मत जिस पक्ष में होते थे तो उसी को माना जाता था। और इस तरह से बौद्ध संघ में प्रवेश के भी कुछ नियम होते थे, तो कि आपको अपनी जाति, आपको अपनी पहचान त्याग के जो है संघ का सदस्य बनना पड़ता था। संघ के सारे सदस्य बराबर होते थे, चाहे कोई राजा हो या रंक हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। फिर आपको जो है ज़मीन पे सोना होता था, कटोरे में भिक्षा, वो सारे जो सिद्धांत है ना सबको फॉलो करने होते थे। सबके लिए एक बराबर जो है बौद्ध संघ के संचालन पद्धति के ये सारे नियम थे। ठीक है, तो किसी भी मुद्दे पर एक मत होने की कोशिश करते थे, राय पूछ ली जाती थी। इस तरह से जो है गणों और संघों की परंपरा बौद्ध संघ का संचालन किया जाता था। अगला देखिए, इब्न बतूता यात्री है, भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर इतना चकित क्यों हुआ, ऐसी क्या बात थी हमारे यहाँ की डाक प्रणाली में, उसका उल्लेख करना है। तो इब्न बतूता एक यात्री था। ये किसके समय जो है आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आता है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ से ये यात्री आता है और ये अपनी एक पुस्तक लिखता है, रेहल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद करेंगे कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, रेहल्ला। इसी में ये वर्णन करता है अपनी पुस्तक में कि यहाँ की डाक प्रणाली वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाली है। दो तरह की थी, एक तो जो है अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था, दावा कहा जाता था। तो यहाँ पे अश्व यानी घोड़े एक जगह से दूसरी जगह जो है संदेश लेके जाते थे, और पैदल डाक में क्या होता था, ये तो 4 मील पे इस तरह से घुड़सवार होते थे। हर 4 मील पे घुड़सवार, एक घुड़सवार दौड़ के जाएगा दूसरे घुड़सवार के पास, उसको देगा, फिर वो आगे, फिर वो आगे, और फिर इस तरह से जो है वो डाक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। और पैदल डाक व्यवस्था में क्या होता था, 1 मील में कितने पड़ाव होते थे, 3 पड़ाव होते थे। और तेज तो धावक होता था ना, वो भाग के जाता था, उसके हाथ में जो संदेश होता था, फिर वो दूसरे धावक को पकड़ाता था, फिर वो तीसरे धावक को, और इस तरह से जो है धावकों के द्वारा एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। उसे क्या कहा जाता था, पैदल डाक व्यवस्था। तो बहुत ही अचंभित किया, क्योंकि जहाँ 50 दिन लगते एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वहाँ जो है कोई भी संदेश इस डाक व्यवस्था के कारण 4 से 5 दिन में पहुँचा दिया जाता था। तो ये सब देख के इब्न बतूता अचंभित हुआ। इस पुस्तक में इब्न बतूता ने सती प्रथा का वर्णन भी किया है, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है जो उसने भारत में यहाँ पे देखी थी। तो यही आप बता देंगे इसमें। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसवा बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा, मतलब जो शहर थे मुगलकालीन उनको कहने के पीछे क्या कारण था, शिविर नगर। तो शिविर नगर से फ्रांसवा बर्नियर का क्या आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए किस पे निर्भर थे, राजकीय शिविर पे निर्भर थे। मतलब राजा और उसके साथ उनका जो पूरा दल था वो किसी अभियान पे आते थे ना, तो वो पड़ाव जहाँ पे डालते थे तो वहाँ पे वो पूरे टेंट वेंट लगते थे, खाने पीने का सारा सामान, और फिर वो जो थोड़े अल्पकालिक समय के लिए जो वहाँ पे नगर बस जाता था ना, उसी नगर को क्या कहा गया, शिविर नगर कहा गया। तो जब ये अभियान होता था तो जहाँ राजा वगैरह रुकते थे तो उसके साथ ही ये नगर अस्तित्व में आते थे, और जैसे ही राजा वगैरह आगे चले जाते थे नगर अपने आप में क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो उसका विश्वास था ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे, और जैसे ये राजकीय दरबार अभियान चले जाते ये तेजी से क्या हो जाते, खत्म हो जाते शिविर नगर, इसलिए इनको क्या कहा गया, शिविर नगर की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी की व्याख्या जो थी उसको आपको बताना है, उस पर चर्चा करना, अल बरूनी ने क्या कहा है। तो जाति व्यवस्था के बारे में अल बरूनी ने यही बताया है कि भारतीय जो समाज है ना वो 4 अलग अलग जातियों में इस तरह से बटा है, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस तरह से जो है यहाँ पे अल बरूनी पूरा बताता है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है भारतीय समाज में कि ब्रह्मा के जो है मस्तिष्क से किसका उदय हुआ, ब्राह्मणों का। उसके बाद उनके जो है एक प्रकार से हाथों से किसका उदय हुआ, क्षत्रियों का, जंघों से जो है वैश्य, और पैरों से किसका जन्म हुआ, शूद्रों का। तो इस तरह से, और उसने ये भी बताया कि ये जो जाति व्यवस्था है ये लगभग किससे मिलती है, फारसी जो है, फारस का जो है पूरा, तो फारस का जो साम्राज्य है तो फारस के साम्राज्य से ये जाति व्यवस्था मिलती है। इस प्रकार उसने बताया कि समाज में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, पर इस तरह से वर्ण व्यवस्था में समाज बटा था। तो अल बरूनी जाति व्यवस्था के संदर्भ में ये पूरा विवरण यहाँ पे करता है।
अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा क्या थी, उसका आपको जो है वर्णन करना है। वीर शैव परंपरा कर्नाटक की, तो इसमें दो एक प्रकार से आते हैं। एक तो जो है वीर शैव या वीर शैव जो शिव के वीर माने जाते हैं, और दूसरा इसी में एक संप्रदाय था लिंगायत जो लिंग धारण करते थे। एक चांदी की पेटी में जो है यहाँ पे बाजू पे लिंग धारण करके रखते थे, तो उनको तो कहा गया लिंगायत, और दूसरा जो शिव के वीर थे उन्हें वीर शैव। इनके नेतृत्वकर्ता बासवना को माना जाता है। कर्नाटक में ये शुरू हुई थी परंपरा, और लगभग कब हुई थी, 12वीं शताब्दी में। तो ये आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में ये वीर शैव परंपरा शुरू हुई थी। मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन दीजिए कि कृषि में कृषि कार्य कौन कौन से कार्य कृषि से संबंधित महिलाएं करती थी। तो देखिए, जो मेहनत या जिसमें ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता था ना, वो कार्य तो पुरुष करते थे, जैसे खेत को जोतना, हल वगैरह चलाना होता था, तो ये सब तो पुरुष करते थे। लेकिन जो अन्य कार्य थे, ठीक है, बुराई, निराई, कटाई, फसल का दाना निकालना, ये जो कार्य थे वो किसके द्वारा किए जाते थे, महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य महिलाएं करती थी मुगल काल में, जैसे कि सूत काटना, बर्तन बनाना, मिट्टी को साफ करना, दस्तकारी करना, कपड़ों पे कढ़ाई करना, उत्पादन के ऐसे सारे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पे निर्भर थे। लेकिन जो ज़्यादा शारीरिक श्रम वाले कार्य थे वो किसके द्वारा किए जाते थे, पुरुषों के द्वारा ही किए जाते थे। तो ये आप बताएंगे। देखिए, यहाँ पे ना आपको वो सारे मॉडल आंसर दिए हुए कि किस प्रकार से इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करते हुए आप अपना पूरा उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, और ये सारे कीवर्ड से आप पूरा सेंटेंस इनसे लिख सकते हैं कि ये सारे कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते थे, क्योंकि शारीरिक श्रम वाले कार्य कौन करते थे, पुरुष करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा किन कारणों से उल्लेखनीय है। क्या थी दांडी यात्रा? तो गांधी के द्वारा 12 अप्रैल 1930 से 6 मार्च 1930 में जो यात्रा की गई, कितने दिन की थी, 24 दिन की थी। गांधी के साथ कितने और अनुयायी थे, 78 अनुयायी। कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी? तो ये जो है गांधी के साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हुई थी, और ये यात्रा ख़त्म कब होती है, दांडी जो एक तटवर्ती शहर था गुजरात का, वहाँ पे ख़त्म होती है। और दांडी यात्रा क्या थी, नमक कर का उल्लंघन करना। नमक पे जो कर लगा रखा था अंग्रेज़ों ने, गांधी ने बोला ये तो ऐसी वस्तु है जिसका दैनिक उपयोग में सबके लिए आवश्यक है, आप ऐसी वस्तु पे कर मत लगाओ। लेकिन अंग्रेज़ जब माने नहीं, तो गांधी जो है स्वयं ये दांडी यात्रा करके दांडी में जाके इस नमक कर का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो ये उल्लेखनीय इसलिए थी क्योंकि इस घटना के द्वारा या इस दांडी यात्रा के कारण पहली बार गांधी जो है किसकी नज़र में आए, दुनिया की नज़र में। जो बड़े बड़े अखबार थे अमेरिका के, सब ने बहुत अच्छे से कवरेज दिया कि गांधी ये यात्रा पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसलिए भी उल्लेखनीय है। और भारतीय लोगों को भी सत्ता में भागीदार बनाने पे अंग्रेज़ों ने विचार किया इस यात्रा के बाद, इसलिए जो है दांडी यात्रा अपने आप में उल्लेखनीय थी। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। कैबिनेट मिशन योजना जो है ना, 3 व्यक्ति लेके आए थे जो ब्रिटेन की कैबिनेट के क्या थे, सदस्य थे, इसीलिए इनको इस योजना को ही क्या कहा गया, कैबिनेट योजना। कौन थे वो 3 मेंबर, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, ये तीनों लेके आए थे, ठीक है। और ये ब्रिटेन की संसद के मेंबर थे। स्टैफर्ड क्रिप्स तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भी लेके आते हैं, जिसको गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, आगे की तारीख का चेक। ये जो कैबिनेट मिशन है आता कब है, फरवरी 1946 में, और मार्च 1946 में ये अपनी योजना प्रस्तुत करता है, जिसको बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते, अस्वीकार कर देते। क्या था इसकी योजना में, एक तो कि इसने कहा था कि एक भारतीय संघ का निर्माण होगा जो रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनेगा, लेकिन ऐसा कभी संघ अस्तित्व में आया ही नहीं। दूसरा, भारतीय जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, उनको 3 जो है समूहों में विभाजित किया था। समूह ए में तो किसको रखा था, समूह ए में हिंदू बहुसंख्यक जो प्रांत थे उनको रखा गया। समूह बी में किसको रखा गया, जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे उनको रखा गया। और समूह सी में किसको रखा गया, बंगाल को, और किसको रखा गया, असम को, क्योंकि इन दोनों प्रांतों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। तो ये अपना संविधान अलग बनाएंगे, ये अलग और ये अलग संविधान बनाएंगे। इस तरह से जो है 3 समूहों में विभाजित किया गया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन एक चीज़ और बोल दी कैबिनेट मिशन में कि कोई भी अगर ये प्रांत है वो बाद में अगर इस समूह योजना से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। इस बात को लेकर कांग्रेस बाद में इस कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर देती है, और पाकिस्तान की मांग थी नहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं पे, तो मुस्लिम लीग ने भी इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। और फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत कर दी जाती है और सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं।
तो ये कैबिनेट मिशन योजना थी, इसके बारे में आप इस तरह से पूरा बता सकते हैं। भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन सही मायनों में जन आंदोलन क्यों था, आप क्यों कहेंगे इसको कि ये जन आंदोलन था, है ना, उसके पक्ष में आपको यहाँ पे तर्क देने हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को गांधी के नेतृत्व में। मतलब नेतृत्व तो क्या किया, क्योंकि आंदोलन चलते ही ऑपरेशन 0 आवर चला के अंग्रेज़ों ने सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो इस आंदोलन में कोई ऐसा एक नेतृत्व अखिल स्तर पे कोई बचा नहीं, अखिल भारतीय स्तर पे, इसलिए आंदोलन लोगों द्वारा स्वयं चलाया गया, इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। और सही मायनों में जन आंदोलन था क्योंकि इसमें सभी समुदाय, मजदूर वर्ग, महिलाएं, बच्चे, सैनिक, सबका साथ था और सब एक साथ आए ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में। तो ये स्पष्ट करता है कि भारत छोड़ो आंदोलन वाकई में एक क्या था? जन आंदोलन था, क्योंकि सभी समुदायों ने इसमें भागीदारी दिखाई थी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपके, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। पहला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय के कारणों का उल्लेख करें। देखिए कीवर्ड पकड़िए, पहला तो क्या है कि महाजनपद, उनके उदय के कारण, और उन महाजनपदों में मगध एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष कैसे हुआ, उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ना एक क्रांति का काल माना जाता है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत क्या हुआ, लोहे की खोज हो गई। इससे पहले लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था, तो लोहे की खोज होने से एक क्रांतिकारी कार्य हुआ। अब क्या हुआ कि हथियार वगैरह बनना, लोहे के हल बनना, कृषि में लोहे के हलों से गहरी जुताई होने लगी, तो कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ गया तो लोगों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए रख लिया, और बाकी जो है, जो कृषि अधिशेष में उत्पादन होता था उसको बेचना शुरू किया। तो यहाँ से व्यापार वाणिज्य जैसी गतिविधियाँ शुरू हुई, तो वापस से नगरों का अस्तित्व एक बार फिर हमें देखने को मिला। तो लोहा एक क्रांतिकारी भूमिका निभाता है, कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसी लोहे की खोज के कारण उत्तर भारत में कितने महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद। हालांकि एक महाजनपद दक्षिण में भी था जिसका नाम था अशमक, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में था, बाकी ये उत्तर भारत में थे। और इन महाजनपदों में आपस में युद्ध तो होते ही रहते थे साम्राज्य विस्तार में, लेकिन मगध एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष हो गया। वही कारण जो हमने पहले भी देखे थे कि मगध में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में अवस्थित था, हाथियों की उपलब्धता थी, सम्राट यहाँ के महत्वाकांक्षी थे। उसके बाद ये गंगा वाला जो क्षेत्र था, तो दोआब वाला क्षेत्र था, तो उपजाऊ भूमि थी, यहाँ पे सिंचाई वगैरह की, जल मार्ग की अच्छी सुविधाएं थी। इन सब कारणों के कारण जो है लोहे की खदानें थी, तो मगध जो है एक साम्राज्य के रूप में यहाँ पे उत्कर्ष होते हुए हमें नज़र आता है। फिर आप थोड़ा सा जो है मगध के वंश की जानकारी दे सकते हैं कि हर्यक वंश, उसके बाद नाग वंश, फिर नंद वंश, और नंद वंश का ही अंतिम शासक था कौन? घनानंद, जिसकी हत्या कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, और किसकी स्थापना कर देगा? मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पे कर देगा। तो ये सब आप इस तरह से इस प्रश्न को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले लोहे की भूमिका, फिर कैसे लोहे की खोज से 16 महाजनपद आए, उनमें से कैसे मगध जो है एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष हुआ, और फिर मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास क्या थे? तो सबसे पहले तो आप यहाँ बताएंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति। आप बताएंगे सूफी शब्द जो है सूफ, इससे उत्पन्न हुआ है, और सूफ का मतलब होता है ऊनी कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ जो है मुस्लिम वर्ग जो था, तो मुस्लिमों के अंदर एक तरह से जो सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जो रहस्यवादी, जो अध्यात्म पे बहुत बल देता था, संगीत, गायन, वादन के द्वारा, ठीक है। तो उसके द्वारा ये सूफ़ी आंदोलन एक प्रकार से, सूफ़ी मत एक प्रकार से सामने आया। तो यहाँ पहले आप थोड़ी सी इसकी उत्पत्ति के बारे में बता देंगे कि सूफ़, जिसका मतलब ऊनी कपड़ा, ये बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे, और इस प्रकार ये सूफ़ी संत हुए। फिर इनकी थोड़ी सी आप पृष्ठभूमि बताएंगे कि 12वीं सदी में जो है सूफी आंदोलन शुरू हुआ, और जिस प्रकार मुस्लिम शासक भारत में आते हैं, आक्रमण करेंगे ना मध्यकाल में, तो उनके साथ साथ ये सूफी संत भी किस तरह भारत में आना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे अलग अलग जो है किसकी स्थापना कर लेंगे? ये सिलसिलों की स्थापना कर देंगे। इनको कहते हैं सिलसिले, जैसे कि चिश्ती सिलसिला आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसके संस्थापक, उसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला आया, कादरी सिलसिला आया। तो आप सिलसिलों के नाम थोड़े से दे सकते हैं, नक्शबंदी सिलसिला। तो इस तरह से ये सिलसिलों में बटे, इनके अलग अलग गुरु होते थे, ठीक है। गुरुओं को क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। पीर का मतलब होता था गुरु, और इनके जो शिष्य होते थे इन्हें क्या कहा जाता था? मुराद। मुराद का मतलब होता है शिष्य। तो इस प्रकार से सूफ़ी एक तरह से, जैसे कि
मैं आपको सिंपल कहूँ कि हिंदू धर्म में जैसे आया ना भक्ति आंदोलन, वैसे ही मुस्लिमों में एक तरह से जो आंदोलन चला सुधार के लिए, वो कौन सा था? सूफी आंदोलन। ये रहस्यवाद पे बल देते थे, गायन वादन इसके द्वारा जो है प्रेम के द्वारा एक तरह से बल देते थे मोक्ष प्राप्ति पे। तो सूफियों का दर्शन बता सकते हैं, यही सब जो मैंने आपको बताया, सादा जीवन वगैरह व्यतीत करते थे। जीवन शैली इनकी वही कि ये राजाओं की उस पर निर्भर नहीं रहते थे कि समर्थन पे। हालांकि बाद में जाके जैसे सुहरावर्दी सिलसिला हुआ, इन्होंने राजकीय संरक्षण को माना, लेकिन चिश्ती सिलसिले ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया था। खानका क्या होते थे? वो निवास स्थान जहाँ पे सूफी संत रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? खानकाहा। तो ये कुछ शब्द आप बता सकते हैं कि ये सब सूफी एक प्रकार से मत से ही जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जब मध्यकालीन भारत में शासकों ने आक्रमण किए तो उनके साथ ये सूफी संत भारत में आए, यहाँ पे अलग अलग सिलसिलों में ये बट गए, जिनके अलग अलग जो है संस्थापक रहे, सादा जीवन व्यतीत करते थे, रहस्यवाद था, गायन वादन, ये सब करते हुए आप इसकी पूरी जो है एक तरह से व्याख्या यहाँ पे कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्या जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था? आप कह सकते हैं कि ये गोल्डन पीरियड था एक तरह से चित्रकला का, यह आपको बताना है जहांगीर का। तो जहांगीर के काल को हम चित्रकला का स्वर्ण काल कह सकते हैं। जैसे स्थापत्य में किसको कहते हैं हम? शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल कहते हैं स्थापत्य के क्षेत्र में, क्योंकि जहांगीर जो है ना चित्रकला में बहुत ही इंटरेस्टेड था, बहुत रुचि दिखाई थी इसने चित्रकला में। ये खुद कहता था कि आप मुझे सिर्फ चित्र लाके दिखा दो और मैं बता दूंगा कि ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। इतना वो मतलब एक तरह से इंटरेस्टेड था। उसने एक चित्र कक्ष भी बनाया था बगीचे में बाहर, और पूरा अलग अलग तरीके से अलग अलग, जैसे कि मैं नाम बताऊँ आपको, मंसूर हो गया। तो इन सबको जो ये चित्रकार थे ना, तो ये सब यहाँ पे इसके शासनकाल में हमें देखने को मिलते हैं। विदेशी चित्रकारों का भी सम्मान किया था, जो हुमायूं के काल में, जो अकबर के काल में थे, मीर सैयद अली वगैरह। दरबारी शिष्टाचार में चित्रकला का अंकन, मतलब ये जो चित्र बनाता था ना, बनवाए थे अपने, उसके पीछे एक प्रभा मंडल होता था अपने आप को एक तरह से, जैसे फारस के शासक के साथ जहांगीर का चित्र मिलता है, जिसमें फारस के शासक को बहुत छोटा दिखाया गया है। मतलब एक प्रकार से अपने आप को इसने बहुत महामंडित किया चित्रकला में। बादशाह की व्यक्तिगत रुचि भी थी, इसलिए भी चित्रकला का गोल्डन पीरियड था। कला को इसने बहुत प्रचुर दिया। मंसूर, मनोहर, मुराद, ये फेमस चित्रकार जो है किसके समय में मिलते हैं? जहांगीर के काल में। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हैं कि हाँ, जहांगीर के काल का जो चित्रकला थी उसको हम मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि आपको क्रिटिकली बताना है, आपको अपना पक्ष भी रखना है कि आप क्या मानते हैं, पहले तो कैसी थी और उसके बाद आप अपना जो है बताएंगे निष्कर्ष के तौर पे कि आप क्या मानते हैं। क्या बताएंगे? सांस्कृतिक समन्वय। कब? मध्यकाल में। अब मध्यकाल में ये सांस्कृतिक समन्वय हुआ क्यों? क्योंकि मध्यकाल में किसके आक्रमण हुए? मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिम आक्रमण हुए तो मुस्लिम संस्कृति भारत में आई, और उसका मिश्रण किसके साथ हुआ? जो पहले से यहाँ पे मौजूद थी भारतीय हिंदू संस्कृति। तो संस्कृतियों के समन्वय से एक सांस्कृतिक समन्वय जो आया उसके बारे में आपको बताना है। तो काफ़ी मिली जुली संस्कृति हमें यहाँ पे देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक संबंधों पे जोर रहा पे यहाँ पे, और सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनाया गया एक दूसरे के द्वारा। कुछ मुस्लिम वर्ग ने हमारी संस्कृति को अपनाया, कुछ हमने उनको अपनाया। स्थापत्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे एक नई शैली सामने आई। कौन सी? अरबश्क शैली। अरबश्क शैली क्या होती थी? जिसमें जो है मुस्लिम स्थापत्य के भी कुछ तत्व होते थे और कुछ जो है भारतीय राजा महाराजाओं द्वारा जो बनाए गए थे उस स्थापत्य के तत्व को भी लेकर एक स्थापत्य की नई शैली सामने आई, जिसको कहा गया अरबश्क शैली। इस तरह से मिलजुल के लोग रहने लग गए, एक दूसरे की प्रथाओं को अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी तनाव तो था ही। तो उस तरह से आप निष्कर्ष के तौर पर इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं कि पर्दा प्रथा आ गई हिंदू समाज में। मुस्लिम एक प्रकार से आक्रमण होने के कारण बाल विवाह और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इस तरह से बहुत सारी कुरीतियां भी आ गई समाज में, ऐसा नहीं है, थी पहले से और ज़्यादा वो जो है बढ़ गई। तो इस तरह से आप पूरा निष्कर्ष लिखेंगे कि हालांकि मेलजोल, सामाजिक सौहार्द सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियाँ भी इस मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय के कारण यहाँ जो है देखने को मिली। अगला देखिए, ये निबंधात्मक प्रश्न है, इनको जो है आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी कीवर्ड्स देखिए आप यहाँ पे, क्या है? एक तो सामाजिक है, एक आर्थिक है और एक धार्मिक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है कि आपको इन सबको अलग अलग लिखना होता है। पहले आप सामाजिक विशेषताएं बताएंगे, फिर आर्थिक बताएंगे और फिर धार्मिक विशेषताएं बताएंगे। तो पहले थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता को उल्लेखित करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जो लगभग 250 से
2500 साल पहले उत्तर पश्चिमी भारत जो था यहाँ पे अस्तित्व में आई थी और इसके लगभग बहुत सारे नगर हैं जो पूरी तरह से नगरीकृत थे। इस तरह से आप विवरण देने के बाद इनकी सामाजिक जीवन के बारे में बताएंगे कि सामाजिक जीवन में विभिन्न जो वर्ग हैं उनका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने देखा ना समाज इस तरह से नगर 2 भागों में बटे थे, ये ऊंचा था और ये नीचे बना हुआ था। तो हो सकता है ना कहीं समाज में ऊंच नीच या थोड़ा बहुत भेदभाव तो था ही, तभी जो है एक सोसाइटी का एक वर्ग यहाँ रहता था, एक वर्ग जो है इस तरफ पूर्वी भाग में रहता था। लेकिन विविध वर्गों का अस्तित्व हमें इन सब चीज़ों से देखने को मिलता है। परिवार और स्त्रियों की स्थिति बता सकते हैं कि समाज कैसा था। तो समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मात्र सत्तात्मक समाज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी मृण मूर्तियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। भोजन में जो है हड़प्पावासी जो है शाकाहारी भी थे और उसके साथ साथ ये कैसे थे, मांसाहार का भी सेवन करते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है मछली के कांटे वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली। वेशभूषा अलग अलग तरह की पुरुष और महिलाओं की वेशभूषा थी और कहीं ना कहीं अंधविश्वास में भी भरोसा करते थे, क्योंकि जब शवों को दफनाया जाता था तो उनके साथ जो है दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं भी यूज़ की जाती थी। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस पारलौकिक जीवन में विश्वास व्यक्त करते थे, इसीलिए वो सब खाने पीने की चीज़ें वगैरह शवों के साथ दफनाई जाती थी। कुत्ते को भी शव के साथ दफनाया गया, इसका मतलब हो सकता है कि इस तरह से जानवरों को दफनाने का, तो ये सब अंधविश्वास दिखाता है। ताबूत वगैरह मिले हैं, तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है समाज में अंधविश्वास भी प्रचलित था और प्रकृति प्रेमी थे, है ना। केश, सज्जा, आभूषण और सौंदर्य प्रशासन जो प्रसाधन था, इसका एग्जाम्पल आप कहाँ से दे सकते हैं? एक जगह लिख सकते हैं आप, चुंदड़ो। चुंदड़ो वर्तमान में कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान में। और यहाँ से क्या मिला है? चुंदड़ों से एक मेकअप बॉक्स मिला और लिपस्टिक मिली है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं समाज में एक प्रकार से इन सब चीज़ों का भी प्रयोग होता था, केस सज्जा वगैरह के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के वगैरह के लिए, आमोद प्रमोद के लिए। हमें जैसे धोलावीरा से एक किसका साक्ष्य मिला? स्टेडियम का जो है साक्ष्य मिला है, जो ये दिखाता है कि कोई ना कोई गतिविधि, मनोरंजनात्मक गतिविधि होती होगी जिसके लिए उसका प्रयोग होता होगा। तो सामाजिक जीवन में इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कहीं से अगर कोई साक्ष्य मिला है तो उसको प्रमाणित करते हुए यहाँ आप इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। उसके बाद आर्थिक जीवन को आप उल्लेख करोगे कि कृषि भी थी यहाँ पे, पशुपालन भी होता था, लेकिन मेनली क्या होता था? व्यापार और वाणिज्य होता था, जिसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? लोथल से जो क्या मिला है हमें? गोदीवाड़ा मिला है या बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड मिला है। वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया, जो उस समय समकालीन सभ्यता थी, वहाँ तक होता था। जो मोहरें मिली है हड़प्पा सभ्यता में, इन मोहरों पे भी किसका साक्ष्य है? नाव का साक्ष्य है, मतलब नाव एक तरह से बनाई हुई है, जो ये दिखाती है कि ये नाव के द्वारा व्यापार होता था। बाकी कृषि पशुपालन तो होता ही था। अलग अलग प्रकार के उद्योग और शिल्प भी थे, जैसे कि बढ़ईगिरी हो गई या मन के बनाने के जो कारखाने वगैरह हो गए। इस तरह से अलग अलग उद्योग और शिल्प भी यहाँ पे विकसित थे। उसके बाद आप धार्मिक जीवन के बारे में उल्लेख करेंगे कि मातृ देवी की उपासना होती है। बहुत सारी हमें क्या मिली है? मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जो ये संकेत करती है कि मातृ देवी की उपासना होती थी। पुरुष देवता के रूप में शिव की उपासना होती थी, क्योंकि हमें किसकी मोहर मिली है? पाशुपति शिव की मोहर मिली है, पाशुपति शिव की मोहर। आप जो भी पॉइंट लिखें ना, अगर उससे संबंधित कोई साक्ष्य मिला है हड़प्पा से, तो उसको ज़रूर इंडिकेट करें कि देखिए ये चीज़ दिखाती है कि ऐसा होता होगा, ठीक है। और जब इन चीज़ों को आप लिखें ना, तो इनको अंडरलाइन कर दिया करें, क्योंकि अंडरलाइन करने से वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है और वो पहले ही दिख जाएगी एग्जामिनर को। तो इससे भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग पे कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे तो सब लिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पढ़ के सब जाने वाले हैं, पर आप कैसे अपने आंसर को अलग बना सकते हैं? तो अंडरलाइन करना, अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट कर देना, तो इससे वो चीज़ें सामने आ जाती है। लिंग पूजा होती थी। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं हमने, कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं और कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक कर्म कांड, रीति रिवाज, इन सब में भी भरोसा करते थे, तभी तो हवन कुंड और अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग होता था। उसके बाद प्रकृति पूजी थी, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, ये सब जो है हड़प्पावासी करते थे। जल की पवित्रता, सूर्य पूजा, मांगलिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये सब उनके धार्मिक जीवन का हिस्सा थे। उसके बाद मृतक संस्कार 3 तरीके से होते थे, या तो शवों को आंशिक रूप से जो है जलाया जाता था, या पूर्णतः उनको जलाया जाता था, या फिर जो है उन्हें क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो इस प्रकार से 3 तरह के हमें मृतक संस्कार देखने को मिलते हैं। योग साधना के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि हमें योगी की मूर्ति मिली है। तो ये सारे जो है उनके धार्मिक जीवन का हिस्सा थे। और अंततः आप अपना निष्कर्ष लिख देंगे कि इस प्रकार हम देख पाते हैं
कि हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे ये नगरीय सभ्यता थी, किंतु कुछ तत्व ऐसे भी थे जो इनके अंधविश्वास, पारलौकिक जीवन में विश्वास, उन सब चीज़ों को भी संकेत करते हैं उन सब चीज़ों की तरफ। लेकिन कुछ संरचनाएं ऐसी भी है जो आज भी जो है पूरे विश्व में अचंभित होती है, जैसे कि मोहनजोदड़ो से मिला हुआ विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सारी चीज़ें। तो अंत में आप अपना निष्कर्ष लिख देंगे इन तीनों जो है अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को बताते हुए। इनमें से आपको एक प्रश्न करना होता है। तो दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, विजयनगर राज्य के उद्भव और उस पर शासन करने वाले राजवंशों के इतिहास का आपको उल्लेख करना है। तो थोड़ा सा आप विजयनगर साम्राज्य बताएंगे, थोड़ा सा ऐसे फटाफट मैप बनाया, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था, आपने बता दिया इस तरह से। और इसके ऊपर कौन सा था, बहमनी साम्राज्य। और इन दोनों में आपस में जो है ये कृष्णा तुंगभद्रा दोआब जो था, इसको लेकर लड़ाई होती रहती थी आपस में। फिर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर परास्ती हो गया था। तो स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। प्रमुख राजवंश सबसे पहले संगम वंश आता है, जिसमें प्रथम शासक हरियर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने एक अपना दूत मंडल भी भेजा था, और ये दूत मंडल कहाँ पे भेजा था, चीन में भेजा था। तो ये भी आप बता सकते हैं। अगर किसी शासक के साथ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना कि उसने वो कार्य किया है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं साथ के साथ कि बुक्का प्रथम द्वारा चीन में एक दूत मंडल भेजा गया, जो ये दर्शाता है कि ये एक तरह से विदेशी संबंध बनाने का प्रयास यहाँ पे करता है। उसके बाद हरियर द्वितीय जो है यहाँ पे शासक बनता है। फिर देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के समय जो है बहमनी का जो शासक था फिरोज शाह बहमनी, इसका आक्रमण होता है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा पे बांध भी बनाया था, एक प्रकार से वहाँ से नहरें निकालने के लिए। देवराय द्वितीय अगला शासक बनता है। इसके समय अब्दुल रज़ाक नाम का ये जो यात्री है, ये भ्रमण करता है विजयनगर का। और देवराय द्वितीय ने एक उपाधि भी ली थी कि कौन सी, गजबेटकर की उपाधि भी ये लेता है। तो ये सब आप बता सकते हैं। इसके बाद साल्व वंश या सुल्लभ वंश आता है, जिसमें नरसिंह राय और नरसिंह राय सेकंड दो इंपॉर्टेंट शासक हुए। इसके बाद तुल्लभ वंश, तुल्लभ वंश में नरसिंह पहला, फिर कृष्णदेव राय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से बता देंगे कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है ना, तुजो के बाबरी, तुर्की भाषा में, उसमें भी किसका वर्णन मिलता है, कृष्णदेव राय का। बाबर कहता है कि एक महान शासक था भारत का। उसके बाद इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, जिसमें आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा। आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय द्वारा ली गई। हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ये सब किसके द्वारा बनाए गए, कृष्णदेव राय द्वारा। इसने एक रचना भी लिखी थी, कौन सी, अमुक्त माल्यद। तो अमुक्त माल्यद नाम की ये रचना तेलुगु भाषा में इसके द्वारा भी लिखी गई। तो एक महान शासक था अपने आप में, इन सब बातों के द्वारा आप इसको बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 1857 के लोकप्रिय प्रतिरोध के कारण और उसके परिणामों की विवेचना करनी है। पहले आपको कारण बताने और उसके बाद आपको परिणाम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न हो ना, सीधे आप उस चीज़ों पे जंप नहीं कर जाएं जो पूछा है। पहले आप जो पूछा है ना 1857 की क्रांति, इसका एक थोड़ा सा उल्लेख करेंगे कि क्रांति क्या थी 1857 की, कि पहली बार संगठित रूप से अंग्रेज़ों के विरोध में एक जन क्रांति सामने आई 1857 की क्रांति के रूप में, जिसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिरोध किया था। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, और उसके बाद फिर आप कारण बताएंगे कि इस क्रांति के जो है कारण क्या थे। अब कारणों को आप बांट लेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि राजनीतिक क्या कारण थे। तो राजनीतिक रूप से आप हड़प नीति या गोद निषेध नीति बता सकते हैं। किसकी थी? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी ने क्या कहा कि जिसका रियल वारिस नहीं होगा तो वो गोद लेके अपना आगे वंश नहीं चला सकते, ऐसे राज्यों को अंग्रेज़ी जो ये शासन है ये अपने साम्राज्य में मिला लेगा, यानी हड़प लेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प नीति। तो इसके द्वारा सतारा, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब का विलय किस में कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ये सारे जो राज्य थे ना, इनके शासक क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए। उसके बाद आप फूट डालो राज करो की नीति में ये भी बता सकते हैं, एक वेलाजिली की कौन सी संधि है? वेलाजिली की सहायक संधि। तो सहायक संधि की शर्तें अगर राज्य नहीं मानता तो अंग्रेज़ उसके साथ युद्ध करते, और सहायक संधि की शर्तों को मान लो तो एक तरह से अपनी स्वतंत्रता किसके खिलाफ समर्पित कर दो? किसके सामने? अंग्रेज़ों के सामने। तो ये सारे कारण थे जिससे शासकों में एक तरह से जो भारतीय राजा रजवाड़े थे, इनके मन में जो है एक तरह से विरोध की भावना उत्पन्न हुई। फिर प्रशासनिक कारण थे कुछ, जैसे कि सैनिक सेवा, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, या जो है ब्रिटिश सिविल सेवा हो गई। तो इन सब में क्या होता था? भारतीय सैनिकों और जो ब्रिटिश सैनिक थे ना, इनके बहुत भेदभाव होता था। भारतीय सैनिकों को वेतन, बोनस बहुत कम मिलता था, गाली गलौज करना इनके साथ, इनको वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो अंग्रेज़ी सैनिकों को मिलती थी। सिविल सेवा में किसी भी भारतीय को सिविल सेवा में आने ही नहीं दिया जाता था।
पूरी तरह यूरोपीयकरण करके रखा था। सिविल सेवा अंग्रेज़ी भाषा में होती थी, लंदन में होती थी, कोई भारतीय उसको क्रैक कर ही नहीं कर सकता था। 19 साल इसकी मैक्सिमम कर दी एज कि इसी साल तक आप भाग ले सकते हैं। तो मतलब भारतीयों को ऊंचे पदों पे जाने से रोका गया, जिससे भी भारतीयों के मन में क्या पैदा हुआ, असंतोष एक तरह से पैदा हुआ। उसके बाद सामाजिक कारण में आप बता सकते हो कि अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप किया, सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया, बाल विवाह, शिशु कन्यावध जो होता था, इन सब चीज़ों पे। हालांकि ये सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन भारतीय समाज उस समय ये चाहता था कि कोई बाहरी हस्तक्षेप हमारे समाज में ना करें, अगर हमें सुधार करना होगा तो हम स्वयं करेंगे। तो ये चीज़ें भी समाज को पसंद नहीं आई, तो एक तरह से यहाँ से भी असंतोष था ही। फिर ईसाईकरण की नीति पे बल दे रहे थे अंग्रेज़, तो इसके कारण भी, धर्म परिवर्तन के कारण भी, राजस्व नीतियाँ ऐसी थी जो भू राजस्व नीतियाँ थी, कृषि के संदर्भ में अपनाई गई थी। कौन कौन सी? एक तो स्थायी थी, दूसरी महालवाड़ी थी, और तीसरी कौन सी थी? रैयतवाड़ी। इन सब व्यवस्थाओं के कारण किसानों का शोषण हुआ, किसान वर्ग असंतुष्ट हुआ, महाजनी शोषण का शिकार हो गया, अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस गया, कर्ज के बोझ तले दब गया। तो कृषक वर्ग भी असंतुष्ट था कहीं ना कहीं इन राजस्व नीतियों के कारण। सैनिक तो थे ही, और फिर तात्कालिक कारण क्या हो गया? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो जैसे ये अफवाह फैली, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग अंग्रेज़ करवा रहे हैं, अपनी जो राइफल्ड न्यू एनफील्ड राइफल्स जो प्रयोग करवा रहे सैनिकों से, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, ऐसी अफवाह फैल गई कि जैसे ही उसमें गोली भरने के लिए उसको मुंह से हटाएंगे तो वहाँ पे जो है वो सील जो है किससे बनी होती थी? गाय और सुअर की चर्बी से। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया इस जो भी ये अफवाह फैली थी, और इसके कारण फिर मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी 29 मार्च 1857 में, ह्यूसन और बग, दो अधिकारियों की गोली मार के हत्या करके। और फिर ये विद्रोह जो है इस तरह से शुरू हो जाता है। क्रांति के परिणाम आप बता सकते हैं कि कंपनी के शासन का अंत हो गया, और यहाँ पे महारानी अपनी उद्घोषणा करेगी, और महारानी का एक तरह से शासन यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, महारानी का घोषणा पत्र। सेना का पुनर्गठन किया जाएगा, भारतीय सैनिकों का अनुपात अंग्रेजी सैनिकों के अनुपात में मतलब एक तरह से संतुलित किया जाएगा, भारतीय सैनिक कम किए जाएंगे सेना में, ताकि आगे कोई ऐसा विद्रोह ना हो। सांप्रदायिकता और घृणा की उत्पत्ति और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिमों ने साथ में आके विद्रोह कर दिया, और अंग्रेज़ों को लगा कि मुस्लिम वर्ग अलग हो रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो अब और ज़्यादा फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज़ यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीयों को रखा जाएगा, ऊपर उच्च पदों पर उन्हें आने ही नहीं दिया जाएगा। आर्थिक रूप से शोषण होना शुरू हो गया। हालांकि भारतीयों को कुछ लाभ भी हुआ, क्योंकि भारतीयों के मन में पहली बार राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, पहली बार संगठित तौर पे विद्रोह हुआ, तो कहीं ना कहीं इस तरह से भारतीयों को यहाँ पे लाभ भी हुआ। उसके बाद आप निष्कर्ष बता देंगे। अगला प्रश्न देखिए, जन नेता के रूप में, यहाँ पे ये है, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन का मतलब, ये जो वर्ड है ना, इसमें आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव भी लिखना होता है, नेगेटिव भी, और फिर अंत में आपको क्या देना होता है? निष्कर्ष। अगर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष बताएंगे आप, उसके बाद में आप अपना निष्कर्ष देंगे। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से आप उसको कैसे करते हैं, उसका मूल्यांकन। तो महात्मा गांधी के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के भारत आगमन के बारे में बताएंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और लौटने के बाद साबरमती में अपने आश्रम की स्थापना की, फिर भारत भ्रमण किया अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, अलग अलग वर्गों की समस्याओं को जाना, अलग अलग लोगों की समस्याओं को जाना। ठीक है, तो भारत का भ्रमण हुआ, आश्रम की स्थापना हुई साबरमती में, फिर लोगों से जुड़ाव एक तरह से स्थापित करने के लिए अपनी वेशभूषा, गांधी याद है पहले सूट बूट में आए थे, लेकिन जब वो भ्रमण किया ना उन्होंने भारत को, तो देखा कि यहाँ के आम लोग जो है एक तरह से किसान हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, मजदूर हो गए, तो उनसे जुड़ाव पैदा करने के लिए कि वो गांधी को कोई बाहरी ना माने, गांधी ने ऐसी ही वेशभूषा धारण की कि लोगों का जुड़ाव उनसे हो, उसी तरह से घुलना मिलना बैठना। तो गांधी ने ये एक तरह से लोगों से जुड़ाव के लिए सारे कार्यक्रम शुरू किए। फिर अपने प्रारंभिक प्रयोग शुरू किए, कहाँ से? चंपारण से। चंपारण बिहार में नील की खेती के कारण किसान परेशान थे, तो यहाँ पे गांधी सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद खेड़ा में, और उसके बाद कहाँ? अहमदाबाद में। तो खेड़ा और अहमदाबाद में कब करेंगे? 1918 में। उसके बाद उनके मुख्य आंदोलन जो चलेंगे उसके बारे में आप बताएंगे, असहयोग, सवर्ण अवज्ञा और भारत छोड़ो, संक्षिप्त में बता देंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर आप अंत में लिखेंगे कि हाँ गांधी एक जन नेता के रूप में उभरे, और इसके रूप में उभरने के लिए उन्होंने जो है शुरू से ही कुछ ऐसे कार्य किए कि लोग उन्हें अपना नेता माने, उन्हें अलग ना माने, उनसे जुड़ाव पैदा किया, उनकी तरह दिखने का, उनके बीच में बोलने का, बात करने का, हरिजनों को साथ में लिया, मुस्लिम वर्ग को साथ में लिया, ताकि सभी जो है समुदाय के वर्ग जो हैं उनसे गांधी अपना जुड़ाव
उत्पन्न कर सके। तो ये सब बातें लिखते हुए अंत में आप इसका जो है निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब अगला जो हमारा अंतिम प्रश्न है ये रहेगा मानचित्र से संबंधित। आपको मैप मिलेगा और उसमें इन चीज़ों को आपको जो है बताना होगा। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे जो है आपको जगहें दी होगी, उनको आपको मैप में लिखना है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही ना आपकी किताबों में, जैसे विजयनगर दे दिया, जैसे कि पूना दे दिया, या गांधी का जैसे साबरमती जगह दे दी, जो भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जगहें जहाँ से कोई घटना संबंधित है, तो ऐसी जगहें आपको मानचित्र में दी जा सकती है भरने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं हम, कोई भी एक कर सकते हैं आप। पहले में है कौशाम्बी, मीठातल, पूना और जो है पांडिचेरी, और दूसरे में है चंपा, धोलावीरा, बारदोली और सोलापुर। तो देख लेते हैं कौशाम्बी जो है आपका कहाँ पे पड़ेगा। कौशाम्बी आपका यहाँ पे यूपी में पड़ेगा, कौशाम्बी। मीठातल जो है आपका कहाँ पे पड़ेगा, मीठातल आपका हरियाणा में पड़ेगा। उसके अलावा जो है कौन सा था यहाँ पे, पूना और जो है पौंडीचेरी। तो पूना कहाँ पे पड़ेगा, पूना एक तरह से महाराष्ट्र में पड़ेगा, और पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो इस तरह से फैला हुआ है अलग अलग। यहाँ पे भी है केरल के इस तरफ और तमिलनाडु की तरफ भी है, आंध्रा में भी है। तो आप कहीं पे भी एक जगह हाईलाइट कर सकते हैं, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है इस तरह से। अगला जो है चंपा, धोलावीरा, बारदोली और सोलापुर। चंपा जो है ये कहाँ पे पड़ेगा, चंपा बिहार में पड़ेगा। ये मगध जनपद जो अलग अलग महाजनपद आए उनसे संबंधित है। अंग की राजधानी थी, अंग जो महाजनपद है ना उसकी राजधानी थी चंपा, तो वहाँ से इसको लिया गया है। अगला देखिए धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है एक स्थल है धोलावीरा। कहाँ पड़ता है धोलावीरा, यहाँ गुजरात में पड़ेगा धोलावीरा। उसके बाद अगला जो है बारदोली और सोलापुर। बारदोली भी कहाँ पे पड़ेगा, बारदोली का संबंध भी गुजरात में है, जहाँ पे बारदोली में ही तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे आंदोलन करते हैं तो यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी, सरदार की। और सोलापुर कहाँ पे पड़ेगा, ये जो है महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो ये मैप में भी आपको प्रैक्टिस करनी है उन सारी इंपॉर्टेंट जगहों की जो भी आपके घटनाओं से संबंधित है, एक बार कि कौन सी जगह जो है कहाँ पे पड़ती है, एक बार उनकी इस तरह से आपको देख लेना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका 23। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को।